नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 25 जून 2020। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किसकी निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा करी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अब अंडर में आ जाएंगे भारत देश के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये कागज में काम किया करते थे। यहां तक कि ये ऑनलाइन जो प्रणाली जैसे कि आप बैंकिंग में देखते हैं उस चीजों से भी ये सहकारी बैंक क्या थे, बचे हुए थे। लेकिन अब सरकार ने किया है कि इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही निशासित किया जाएगा। यह जो घोषणा है वह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार के प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1,500 के आसपास शहरी सहकारी बैंक हैं और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक भी भारत देश में शामिल हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक। बहुत बार क्वेश्चंस भी इससे आ चुके हैं यूपीएससी और पीएससी में। आपको यह पता होना चाहिए कि आरबीआई की जो शक्तियां हैं वह जिस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों में लागू होती हैं, अब उसी प्रकार से क्या होगा, सहकारी बैंकों में भी लागू होंगी। और महत्वपूर्ण क्यों है सहकारी बैंक, वो आपको इस डेटा से पता चलेगा कि 86 मिलियन से भी अधिक जमाकर्ता इसमें शामिल है। साथ में 5 ट्रिलियन रुपए, डॉलर नहीं, 5 ट्रिलियन, लगभग 5 ट्रिलियन रुपए यहां पर क्या है, सुरक्षित रखे हुए हैं, जिसको आरबीआई के गाइडेंस में लाने की वजह से और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। आरबीआई आपको पता है उनके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, पूर्व आईएएस अधिकारी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी घोषणा की गई थी। कहां पर, कलकत्ता पर। आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर की फोटो। साथ में आप देख सकते हैं गवर्नर महोदय को। आपको याद होगा कि पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, उन्हें हाल फिलहाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का प्रमुख बना दिया गया। तो यहीं से आप इनको भी याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी रेटिंग में कोरोना वायरस संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है। तो मूडीज कह रहा है कि भारतीय इकोनॉमी वर्ष 2020 और 21 में 3.1% की वृद्धि दर हासिल करेगी। ये इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक वर्ल्ड 2021, उसमें यह इन्होंने बताया था। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि अगले वित्त वर्ष इट मींस 2021 और 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से 6.9% की ग्रोथ रेट हासिल कर लेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आप देख सकते हैं 3.1% का प्रोडिक्शन यहां पर लगाया गया है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मूडीज ने भारत देश की सोवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है। और सोवरेन रेटिंग क्या होती है, जब पैसा किसी देश को दिया जाता है तो सोवरेन रेटिंग अच्छी होने से यह पता चलता है कि वह देश आपको पैसा वापस लौटा देगा। तो हमारी जो रेटिंग है वो जंक से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर रखी गई है, इट मींस BAA3। तो आप याद रखिएगा यहां पर प्रोडक्शन 3.1 का और यहां पर सोवरेन रेटिंग BAA3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इट मींस GEM के द्वारा विक्रेताओं के लिए क्या जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब विक्रेताओं को इट मींस जो बेचते हैं उनको यह बताना होगा कि जो प्रोडक्ट है वह किस देश में बना है। तो उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देनी होगी GEM गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का जो SPV है उसके अंदर। किसको, विक्रेताओं को, इट मींस सेलर को। अब होगा क्या, सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा और स्पेसिफिक कॉलम में यह जानकारी देनी होगी। देखिए मुख्य मुद्दा यहां पर यह है कि चाइना है ना, चाइना के द्वारा जो गलवान वैली में जो इतनी सारी समस्याएं क्रिएट की जा रही हैं और अटैकिंग मोड में लाया जा रहा है, इस वजह से हम चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसका बायकॉट कर रहे हैं। अब जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये चाइना से बना है तो लोग लेंगे ही नहीं। इसीलिए चाइना की वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है और हम इसमें यह कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी की क्या थी, एक पहल थी जो बोला था कि भारत में ही डिमांड जनरेट की जाए और भारत में ही सप्लाई चेन बनाई जाए ताकि बाहर से हमें कोई सामान ना लाना पड़े। तो दोनों उत्तर दिए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा छोटे से प्रयास से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगले प्रश्न की तरफ चलिए।
भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो 10 मिलियन डॉलर देने वाला है भारत। किसको? संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को। यह जो भुगतान है वो अगले 2 वर्षों में किया जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2020 में हमने पहले भी प्रतिबद्धता जताई थी 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की, तो अब यह 5 अलग है और 10 अलग है। इट मींस 15 मिलियन डॉलर अब हम क्या है देने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को। अब फिलिस्तीन महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आप फिलिस्तीन को देख सकते हैं, इस वाले मैप में आप देखने की कोशिश करिए, लेफ्ट वाले, ये पूरा का पूरा इजराइल है, उसका 2 हिस्सा रह गया है, फिलिस्तीन कहलाता है। एक जो गाजा स्ट्रिप है, ये जो छोटी सी दिख रही है आपको, और एक जो वेस्ट बैंक है, तो ये दोनों को मिलाकर कहा जाता है फिलिस्तीन का इलाका। तो बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर फिलिस्तीन। ये रहा आपको UNRWA का लोगो। आपको मैं यहीं पर बताना चाहूंगा कि 20 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे, इट मींस विश्व शरणार्थी दिवस, और इसकी इस साल की थीम थी एवरी एक्शंस काउंट। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह शरणार्थी दिवस। एक्चुअल में देखिए, जब आतंकवादी घटनाएं घटती हैं या किसी देश में बहुत ज्यादा हिंसा होने लगती है तो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो जो नागरिक है, जब वो दूसरे देश में जाता है तो वो वहां पर नागरिक नहीं होता है, वह वहां पर शरणार्थी कहलाता है, और उनके साथ किसी भी प्रकार का जो नागरिक के साथ व्यवहार किया जाता है वो वहां पर नहीं हो पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे कब? 20 जून। थीम थी हमारी 2020 का, विषय था एवरी एक्शंस काउंट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किस गैजेट को तैयार किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ध्रुव नाम का एक छोटा सा गैजेट या क्या माइक्रो प्रोसेसर टाइप का एक छोटी सी चिप बनाई गई है। क्या ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कलेक्टर चिप है, जैसे कि आपने देखा होगा जीपीएस काम करता है, आपके मोबाइल में लगा होता है और आप इससे क्या कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम किया गया है। भारत का आपको पता है जो नेविगेशन उपग्रहों का समूह है नाविक, उससे यह संकेत प्राप्त करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जीपीएस से डेटा प्राप्त नहीं करेगा, जो इंडियन जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, उससे यह डेटा प्राप्त करने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत रिकॉर्ड समय पे, मात्र 1.5 साल के समय पर ही तैयार कर दिया गया। आप देख सकते हैं छोटी सी ध्रुव नाम की चिप को, साथ में आप देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे के क्या है फ्रंट लोगों को। आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो ध्रुव नाम का जो चिप बनाई गई है विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों को सक्षम है प्राप्त करने में, और वीक सिग्नल्स को भी ये क्या कर सकती है, मजबूत करके आपको प्रबल डेटा प्रदान कर सकती है। आईआईटी बॉम्बे आपको पता है मुंबई में है, इसके जो डायरेक्टर है वो है सुभाषीष चौधरी। नाविक सिस्टम जो इंडिया का है, याद रखिएगा कई बार पूछा जा चुका है। विश्व के जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जीपीएस से रिलेटेड वो आप सामने देख रहे हैं, जैसे कि गैलीलियो, जैसे कि जीपीएस, जैसे कि बायडू, जैसे कि ग्लानोज। आप इसको पूरी की पूरी क्या है, अर्थ की जो हाइट है उससे आप देख सकते हैं। स्पेस स्टेशन आपको पता है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और हब्बल टेलीस्कोप की भी यहां पर ऊंचाई प्रदर्शित की गई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना ला रही है? तो राजस्थान सरकार गरीबों को खाना देने के लिए इंदिरा रसोई योजना नामक एक योजना लेकर आ रही है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसके लिए राज्य की सरकार हर साल तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, और जो इसकी क्या है निगरानी है वो आईटी के माध्यम आईटी की सहायता लेकर अच्छे से की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत जी को जो पैम्पलेट जारी किया गया है सरकार के द्वारा। साथ में आप देख सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को, इसकी राजधानी है जयपुर, जो आपको बीचों बीच यहाँ पर दिख रही है, और इसके बीचों बीच अरावली पर्वत श्रृंखला भी है जो विश्व की पुरातन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS ने संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो टी रविशंकर IFTAS के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह क्या है IFTAS? ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी के जो सीईओ है वो बनाए गए हैं डॉक्टर एन राजेंद्रन, है ना। इन्होंने आईटी से पीएचडी करी हुई है, ये भी काफी विख्यात व्यक्ति हैं। आईएफटीएएस का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो वसीम जाफर बने हैं। आपको पता, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं। इनके साथ में सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है कि रणजी ट्रॉफी में किए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। और इस साल मार्च में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी। पहली बार अब एक खिलाड़ी से क्या है, कोच की भूमिका में नजर आएंगे, तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपसे बनती है। वसीम जाफर, आपको याद होगा उत्तराखंड में राज्य के सबसे पहले जैव विविधता पार्क का इनॉग्रेशन किया गया था हल्द्वानी में। इसके अलावा उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी गैरसैंण, जो मुख्य राजधानी देहरादून से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्णिमा जनेजा का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थी? तो निशानेबाज थी। इनके साथ कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हो गया है। वे किस राज्य से आते थे? वे कर्नाटक राज्य से आते थे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।